और साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम गद्य खंड का चैप्टर 6 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का भाषा और आधुनिकता के बारे में पढ़ाएंगे और इसके गद्यांश आधारित क्वेश्चन भी कराएंगे। देखते हैं। देखिए, भाषा क्या है? भाषा अपने विचारों को दूसरे से व्यक्त करने का माध्यम होती है, जिसके द्वारा हम एक दूसरे से अपने विचार व्यक्त करते हैं, वही हमारी भाषा है। तो इसमें कह रहे हैं भाषा और आधुनिकता अर्थात भाषा को आधुनिक कैसे बनाया जाए, अर्थात वह अपने उद्देश्य न खोए, इसी के बारे में जो है इस चैप्टर में दिखाया गया है। तो देखें प्रोफेसर साहब क्या कहते हैं। कहते हैं किसी भी क्षेत्र में रमणीयता अर्थात सुंदरता लाने के लिए नित्य मतलब लगातार, नूतनता मतलब नयापन की आवश्यकता होती है। वो कह रहे हैं कोई भी क्षेत्र हो उसे अधिक सुंदर बनाने के लिए उसमें नित्य अर्थात लगातार नएपन की आवश्यकता होती है। इसी को दृष्टि में रखकर ही महाकवि माघ ने कहा होगा। महाकवि माघ क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि महाकवि माघ ने कहा होगा, क्षणे यन बतामुपेति तदेव रूपम रमणीयताया। वो कह रहे हैं क्षणे अर्थात क्षण अर्थात पल, यद का मतलब होता है जो, नवताम मतलब होता है नवीनता, उपेति मतलब धारण करने वाली, तदेव मतलब वही, रूपम मतलब रूपवान है, रमणीयता मतलब सुंदर, अर्थात वही रूप जो है सुंदर है। अर्थात वो कह रहे हैं पल जो नवीनता को धारण करती है, वही रूप जो है वही सुंदरता है। तो देखें, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्यों आश्रित हैं। वो कह रहे हैं रमणीयता, सुंदरता और नयापन एक दूसरे पर आश्रित हैं। उनका कहने का अर्थ है कि रमणीयता तभी आएगी जबकि नूतनता आएगी, अर्थात नयापन आएगा, और जब सुंदरता आएगी तो नयापन खुद ही आ जाएगा। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। वो कह रहे हैं सुंदरता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। जब तक कि हमारे समाज में जो चीज़ सुंदर होती है हम उसको ही ज़्यादा भाव देते हैं। तो वही कह रहे हैं कि रमणीयता के अभाव में कोई चीज़ मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रमाणिकता को सूचित करती है। वो कह रहे हैं नयापन जो है, लगातार किसी चीज़ में नयापन जो है किसी चीज़ की सर्जक की मौलिक उपलब्धि अर्थात जो उसकी मूल उपलब्धि होती है उसकी प्रमाणिकता का मान रखती है, सूचित करती है उसकी ओर। उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। तो कह रहे हैं जब तक कि सुंदरता नहीं होगी तब तक ना तो ये समाज ना ही इसके रहने वाली जनता उसको स्वीकार्य नहीं करती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, अर्थात जो सड़ी गली मान्यताएं अर्थात जो पुरानी मान्यताएं थीं उनको जो लोग अभी भी अपना रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों के परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति में देने में प्राय असमर्थ रह जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार से कि सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ सकता, उसी प्रकार कोई भाषा जो कि अपनी पुरानी शैलियों पर और रीतियों रिवाजों पर चल रही है, जब तक कि उससे आगे नहीं बढ़ पाती वो लोगों में अपना स्थान नहीं बना पाती। भाषा समूची युग चेतना के अभिव्यक्त का एक सशक्त माध्यम है। वो कह रहे हैं जो भाषा है वो समूची अर्थात पूरे युग के चेतना को अभिव्यक्त अर्थात एक दूसरे से व्यक्त करने के लिए अपने आचार विचारों को प्रदान करने का एक सशक्त अर्थात एक मजबूत माध्यम है। ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है। वो कह रहे हैं ऐसी मजबूती वो तभी अर्जित अर्थात ग्रहण कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके, अर्थात युगों के अनुसार जैसे जैसे युग परिवर्तित हुए हैं वैसे वैसे अपने मुहावरों को, युगों में आने वाले मुहावरों को ग्रहण कर सकें। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है। वो कह रहे हैं जो भाषा है वो अपने भाव को प्रकट करने के लिए, सुबोधता अर्थात आसानी के लिए उद्दिष्ट अर्थात उद्देश्य रखने वाली है। उसके अतिरिक्त उसकी ज़रूरत
ही सोची नहीं जाती, उसके अलावा भाषा का वो कह रहे हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं सोची जाती। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना से प्राप्त, समसामयिक अर्थात जो वर्तमान समय है, अर्थात जो करंट टाइम है, कि सामाजिक चेतना में प्राप्त द्रष्टव्य अनेक प्रकार की संलिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने, दुरूहता हम कह सकते हैं, अस्पष्टता, परिहार अर्थात अलग करना, अर्थात उसकी जो अस्पष्टता है उसको अलग करने में ही निहित है। वो कह रहे हैं जो सामाजिक चेतनाएं हैं, अर्थात जो समसामयिक करंट में जो सार्थक जो चीज़ें उसकी संलिष्टताओं को में अस्पष्ट हैं, उनको ही हमें दूर करने में ही इसके आगे का निहित है, भविष्य निहित है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव और अन्य जातियों के संसर्ग में, वो कह रहे हैं कभी कभी जो है अन्य संस्कृतियाँ, दूसरी संस्कृतियाँ आती हैं के प्रभाव से ये अन्य जातियों अर्थात दूसरी जातियों के संसर्ग अर्थात मिलने से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। वो कह रहे हैं जैसे हमारे यहाँ पहले संस्कृत बोली जाती थी, उसके बाद धीरे धीरे हम हिंदी पर आए, तो होता क्या था, पहले हमारे यहाँ मुग़ल आए तो जिससे हमारे यहाँ उर्दू का उदय हुआ, फिर अंग्रेज आए तो इंग्लिश का उदय हुआ। तो उसी प्रकार से ये दूसरी जो भाषाएं आई, भाषाओं के मिलने से वो कह रहे हैं नए शब्द, उनके जो शब्द थे इसमें प्रयोग किए गए, इन शब्दों के सही सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न तो प्राप्त हों और उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषा को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कुछ शब्द ऐसे जो नए थे उनको वैसे के वैसे हमारे हिंदी में जो है हमने आत्मसात कर लिया है। तो वो कह रहे हैं उसी प्रकार से हमें नई भाषा के आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यही भाषा की आधुनिकता होती है और यही हमारी भाषा की जो है वो आधुनिकता है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर निर्भर करती है। वो कह रहे हैं जो भाषा की सजीवता है अर्थात भाषा को जीवित रहने के लिए जो नयापन है उसे पूर्णतः आत्मसात करने के लिए निर्भर करती है। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। वो कह रहे हैं भाषा कोई दिखाने की वस्तु नहीं है। जिस प्रकार से म्यूजियम में हम चीज़ें रख के दिखाते हैं उसी प्रकार से भाषा कोई दिखाने की चीज़ नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एवं सहज गति है। वो कह रहे हैं ये तो स्वतः सिद्ध है और एक सहज गति है, ये तो लगातार आगे बढ़ती रहती है, जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है, जो कि हमेशा से ही नएपन को ग्रहण करने वाली, चलने वाली, ग्रहण करके चलने वाली है। भाषा एवं संस्कृति एक अटूट अंग है। वो कह रहे हैं भाषा और स्वयं संस्कृति, जो संस्कृति है उसका एक अटूट अंग होता है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। वो कह रहे हैं संस्कृति जो है परंपरा से अलग होने के बावजूद भी परिवर्तनशील और गतिशील होती है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वो कह रहे हैं कि संस्कृति की गति जो है विज्ञान के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा की परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। वो कह रहे हैं जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए उसके प्रभाव से उद्भूत अर्थात उससे प्रेरित हुए नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं होते। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती मतलब बहुत ही आवश्यकता है। अब प्रश्न यह है कि भाषा में ये परिवर्तन कैसे संभव है। वो कह रहे हैं आप प्रश्न ये उठता है कि भाषा में परिवर्तन कैसे हो, यत्न साध्य अथवा सहज साध्य। यत्न साध्य अर्थात किसी समूह के द्वारा प्रयत्न करने से, या सहज साध्य सहज सिद्ध अर्थात अपने आप ही स्वयं। यत्न साध्य से हमारा तात्पर्य है कि भाषा के युगानुकूल बना के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि यत्न साध्य से हमारा जो उद्देश्य है या तात्पर्य है वो यह है कि किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा प्रयत्न किया जाना चाहिए। सहज सिद्ध से आशय इतना ही है कि भाषा यह गति स्वाभाविक होने के कारण यह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रहती। सहज सिद्ध अर्थात इसमें किसी समूह की, समाज की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो अपने आप स्वाभाविक ही आगे बढ़ती चली जाती है। यही यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों पर पर्याप्त अनुशीलन करे। अब वो कह रहे हैं जो भाषा है, जो उपलब्ध भाषा है, अगर वैज्ञानिक आधारों पर अनुशीलन करे अर्थात उसका अनुग्रहण करे, उसके रास्ते पर चले, तो पहली बात ही सत्य सिद्ध होगी। तो क्योंकि पहली बात लोगों से ही भाषा है, अगर लोग ही उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो भाषा आगे नहीं बढ़ सकती। तो वही यही कह रहे हैं 18वीं सदी में अंग्रेजी भाषा ने, 20वीं सदी में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया। करें 18वीं सदी और 20वीं सदी में जैसे जैसे अंग्रेजी भाषा और जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण को
पद्धति की कोशिशों से संपन्न बनाया। हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है, अर्थात उसकी एक अपनी खास पहचान होती है। शब्द निर्माण और अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग रुख होता है। वो कह रहे हैं शब्द निर्माण, शब्दों को बनाने में और उसके अर्थों को ग्रहण करने के लिए सबके अपना अपना अलग रुख है। उस विशेष प्रवृत्ति के रूप को ध्यान में रखकर ही, वो कह रहे हैं उसकी जो विशेष प्रवृत्ति है भाषा की, उसको ध्यान में रखकर ही बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत बनाए। वो कह रहे हैं जो भाषा की मूल आत्मा है अर्थात जो उसके मूल शब्द हैं उनको हम बिना विकृत अर्थात बिना विकृत अर्थात बिगाड़े हम अन्यगत भाषा शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। अर्थात उसके जो मूल आत्मा है उसको हम बिना बिगाड़े, मूल शब्दों को बिना बिगाड़े अर्थात उसके मूल भाव को बिना बिगाड़े नए शब्दों को हम दूसरी भाषा को स्वीकार कर सकते हैं। चंद रूपगत परिवर्तनों के साथ, चंद रूपगत अर्थात चंद थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ यह काम एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए, वो कह रहे हैं यह काम जो एशिया महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप जो कि वैज्ञानिक और साहित्य सृजन की दिशा में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं देशों में और भी सत्वर अर्थात तेजी से होना चाहिए और इसकी अत्यंत हमें आवश्यकता भी है। भाषा की साधारण इकाई शब्द है। वो कह रहे हैं भाषा की जो साधारण इकाई है वो शब्द है, क्योंकि शब्दों से ही हमारे सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंसों से ही हमारे पैराग्राफ और पैराग्राफ से ही हमारे जो है भाषा बोली जाती है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। वो कह रहे हैं जो शब्द है उसके अभाव में भाषा के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के एक स्तर पर, वो कह रहे हैं अगर किसी भाषा का विकास शुरू होता है तो शब्दों के स्तर से शुरू होता है। दैनंदिन अर्थात दिन अर्थात लगातार सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात वो कह रहे हैं जो दिन रात है हम लगातार ऐसे नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए, जो कि अंग्रेजी से आए, अरबी से आए, फारसी से आए और विदेशी भाषाओं से उधार लिए। देखो हम ना जानते हुए भी बहुत अंग्रेजी के शब्द जो है अपनी भाषा में प्रयोग करते रहते हैं जिनका अर्थ हमें खुद मालूम नहीं होता। जैसे हमारा इंग्लिश का ही शब्द है स्टूल है, हम लगातार बोलते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हम लगातार प्रयोग करते हैं। तो देखें आगे, वैसे वैसे नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास हो जाता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए हैं। वो कह रहे हैं बिना बिगाड़े उन शब्दों को हमने ग्रहण कर लिया है, भले ही काम चलाऊ माध्यम से, चाहे हम उनका काम चलाऊ रूप से ही क्यों अपना प्रयोग करें। साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहण है, लेकिन साहित्य के इतिहास में अर्थात जो साहित्य है भाषा का उसमें हम इनको ग्रहण नहीं कर सकते। यदि ग्रहण करने पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी होगी। अगर हमें ग्रहण करना पड़ेगा तो जो साहित्य की मूल प्रकृति है उसके अनुसार उन्हें शुद्ध करना पड़ेगा। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है और यहाँ हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। देखें, एक और प्रश्न यह है कि साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर कौन ले। वो कह रहे हैं जो साहित्यिक शुद्धिकरण करे तो करे कौन, इसका जिम्मा कौन ले। हिंदी भाषा में नवीनीकरण के लिए अर्थात शुद्धिकरण के लिए भारत सरकार ने अब तक काफ़ी प्रयत्न किए। क्या प्रयत्न किए देखें, इसने 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। विज्ञान की हर शाखा के लिए योग्य शब्दावली का निर्माण कर रही है। ये हमारी जो कि दिल्ली में इसकी 1950 में स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा, ये इसके ऊपर काम कर रही है ये शाखा। देखें, हिंदी साहित्य का सम्मेलन जैसी, वो कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य के सम्मेलन जैसी इच्छुक संस्थाओं ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है। राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर रघुवीर जैसे मूर्धन्य मनीषियों ने भी इस काम को पहल अपनी अभिरुचि के कारण अपने ऊपर लेकर गतिशील बनाने की कोशिश की है। अब तक इस दिशा में कुछ भी कार्य हुआ पर्याप्त है। वो करें अब तक जितने भी कार्य भाषा के लिए किए गए हैं वह कमी है, क्योंकि यह कार्य अपनी शैशवकालीन दशा से गुजर कर आगे बढ़ नहीं पाया। अर्थात जो भाषा अपनी अभी भी शैशवकालीन अवस्था में है। शैशवकालीन अवस्था अर्थात जैसे किसी मनुष्य के बच्चे की जो शैशवकालीन अवस्था होती है, जो कि हमारी उसके लगभग 2 से 3 साल तक मानी जाती है, वही कह रहे हैं कि वो अपने शैशवकालीन अवस्था से आगे नहीं बढ़ पाया है। इसकी प्रगति के अवरोध में 2 वर्ग बाधा डालते हैं। वो कह रहे हैं इसकी प्रगति के लिए दो समूह जो हैं वो बाधा डालते हैं, अवरोध करते हैं। प्रथम वह वर्ग जो शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित उन प्राय शब्दों को यथावत ग्रहण में संकोच। पहला वो है जो शुद्ध साहित्यिक दृष्टि वाला है, वो उसको वैसे का वैसे ग्रहण करना नहीं चाहता भाषा में। दूसरा वर्ग जो अपने विषय में पारंगत होने पर भी साहित्यिक एवं
वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अभाव में उन प्रयुक्त विदेशी शब्द को मनमाने ढंग से विकृत कर अपनी मातृभाषा में थोपना। और दूसरा वह है जो किसी विषय में पारंगत होने के बावजूद भी साहित्यिक और भाषा के पृष्ठभूमि के अभाव पर भी उन विदेशी भाषा शब्दों को अपने मनमाने रूप से उन्हें विकृत करते, अर्थात उन्हें बिगाड़ कर मातृभाषा में थोपना चाहता है। आजकल कई प्रादेशिक सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना की है। आजकल जो राज्य सरकारें भी इस पर काम कर रही हैं। हम आशा करते हैं वे आयोग उपर्युक्त उन बाधित तत्वों को हटाकर अपना काम सुचारू रूप से बना सकेंगे। हम आशा करते हैं कि जो भी उपयुक्त आयोग हैं वो उसमें जो बाधा पहुंचाने वाले तत्व हैं उनको उनसे हटकर अपना काम जो है अच्छे से चला सकेंगे। विदेशी शब्द जिन्हें अपनी प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता खास तौर पर दो तरह के हैं, एक वस्तु सूचक, एक भाव सूचक। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। करें जैसे जैसे विज्ञान की प्रगति होती रहती है, नई नई चीज़ों का आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे एक नई संज्ञा दी जाती है, और संज्ञा अर्थात तो एक नया नाम दिया जाता है। वो कह रहे हैं जब कोई नया आविष्कार होता है अर्थात कोई चीज़ बनकर तैयार होती है, नई चीज़ का आविष्कार होता है तो उसको एक संज्ञा अर्थात एक नाम दिया जाता है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार का नामकरण के लिए नए जिस भी देश में उस चीज़ को बनाया जाता है या आविष्कार होता है उस चीज़ का उसका नामकरण भी वही देश करता है, और वही शब्द प्राय अन्य देशों में बिना परिवर्तन वैसे, और वही शब्द जो नाम वो देश उस आविष्कार को देता है वही दूसरे देशों में वैसे ही वैसा प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज़ के लिए अपना अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में दिक्कत होगी। वो कह रहे हैं अगर हर देश उस चीज़ को अलग अलग नाम अपना देना शुरू कर दे तो उस चीज़ को समझने में हमें दिक्कत होगी। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, स्पुतनिक, अर्थात जो पहली बार रेडियो का नाम दिया, टेलीविज़न का नाम दिया, स्पुतनिक का नाम दिया, उन देशों ने दिया जहाँ ये बने, और वैसे ही पूरे संसार में बोले जाते हैं। प्राय सभी भाषाओं में इसके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, सीढ़ी लगाना। ऊपर चढ़ने के लिए अनादिकाल से भारत में एक ही साधन मौजूद था, सीढ़ी। औद्योगिक क्रांति आदि ने आवश्यकता के अनुसार और भी कई तरह की सीढ़ी को, लेकिन जैसे हमारा औद्योगिकरण हुआ अनेक प्रकार की आवश्यकता हुई, जैसे जैसे लिफ्ट, एलिवेटर, एस्केलेटर। अर्थात एलिवेटर, एस्केलेटर अर्थात वो चलने वाली सीढ़ियाँ, लिफ्ट जिसमें, और जो हमारा सामान रख के ऊपर चले जाते हैं, भारतीयों के लिए बिल्कुल नए शब्द हैं। इसलिए भारतीय भाषाओं में इसके लिए अलग नाम द्रष्टव्य नहीं है, क्योंकि हम अपने यहाँ सीढ़ी बोलते हैं और विदेशों में इन्हें अलग नाम दे दिया, लिफ्ट, एलिवेटर, एस्केलेटर। तो हमें इन्हें परिवर्तन करने की हमें आवश्यकता नहीं है, हमने इन्हें वैसे के वैसे ही ग्रहण कर लिया। हमें कोई बाधा भी नहीं होनी चाहिए। फ्रेंच और लैटिन भाषा, उन्हें अंग्रेजी ने वैसे ही कई शब्दों को आत्मसात कर लिया, और अंग्रेजी ने रूसी को, जैसे कि फ्रेंच और लैटिन भाषाओं ने अंग्रेजी को आत्मसात कर लिया और रूसी ने अंग्रेजी को। कभी कभी एक ही भाषा एक ही भाव के होते हैं, कभी कभी एक ही भाव होते हुए भी उसके द्वारा अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। वो कह रहे हैं एक ही भाव होने के बाद भी उसके भाव और स्तर व्यक्त नहीं कर पाते। उस स्थिति में हम अपनी भाषा में उपस्थित विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार जो हमारी भाषा में शब्द होते हैं उनका ही प्रयोग करते हैं हम। जैसे उष्ण एक भाव है, जैसे कि उष्ण एक भाव है, उष्ण अर्थात जो गर्मी पड़ती है उसके लिए कहा गया एक भाव है। जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहा जाता है अर्थात उसके तापमान के बारे में कहा जाता है तो हम ऊष्मा, अर्थात उसके तापमान के बारे में कहा जाता है तो हम ऊष्मा कहते हैं। परिणाम के संदर्भ में उसी को हम ताप भी कहते हैं। वस्तुतः अपनी मूल भाषा में उष्ण, ऊष्मा, ताप इसमें उतना अंतर नहीं है जितना अब समझा जाता है। वैज्ञानिक भाषा में इसमें बहुत अंतर दिखाया जाता है, लेकिन वैसे नहीं है। पहले अभ्यास की कमी के कारण जो शब्द कुछ कटु और विपरीत से प्रतीत हो सकते हैं, वो कह रहे हैं जो शब्द विपरीत से लगते हैं अर्थात हमें अच्छे नहीं लगते और विपरीत लगते हैं, वे कालांतर में मामूली शब्द बनकर स्वप्रचलित हो गए, और वो समय के साथ साथ कालांतर अर्थात जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया वैसे वैसे वो अपना आप में मामूली शब्द बनकर सर्वप्रचलित अर्थात पूरे समाज में प्रचलित हो गए। नवीकरण कितना भी प्रस्तुत कार्य क्यों न हो, उस प्रक्रिया में भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति। वो कह रहे हैं नवीकरण हम चाहे कितना भी क्यों ना कर लें, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य जो है एक सुस्पष्ट अभिव्यक्ति अर्थात अपने आचार विचारों का आदान प्रदान भाषा ही है। यदि सुस्पष्टता और निर्दिष्टता में कोई भी भाषा वंचित रहे, अगर
कोई भी भाषा में नवीनता आए वो और अपनी सुस्पष्टता और निर्दिष्टता अर्थात निर्देशों में ही खो जाए, वंचित हो जाए, तो वह भाषा चिरकाल तक अर्थात लंबे समय तक हमेशा जीवित नहीं रह सकेगी। नए नए शब्दों के निर्माण में ये बात नए शब्द हमें बनाने से पहले ये बात सोचनी होगी। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही और भाव दास्ता की निशानी। वो कह रहे हैं अंग्रेजी भाषा जो है शासकों की भाषा रही है और भाव जो है वो दास्ता अर्थात गुलामी की निशानी है। ऐसा सोचकर हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाएं तो नुकसान हमारा ही होगा। हम सोचें कि हम अंग्रेजी के नए शब्द बनाएं और चूंकि अंग्रेजी तो अंग्रेजों की भाषा है तो और हम जो है भाव जो है दास्ता अर्थात वो हमारी गुलामी की निशानी है। तो हम अगर इस तरह ये सोचकर अगर हम अंग्रेजी भाषा के शब्दों का निर्माण करें तो इससे नुकसान हमारा होगा, अंग्रेजी का नहीं। तो अंग्रेजी भाषा पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन हमारा नुकसान होगा। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को जो इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले हैं, वो कह रहे हैं उर्दू और अरबी में और जो फारसी के जो शब्द हैं जो कि इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले अर्थात ज्ञान देने की तरफ करने वाले हैं, हिंदी वाले त्याग न आरम्भ करें तो हिंदी भाषा सहज भाषा न रहकर एकदम बनावटी लगेगी। अगर हम अपनी हिंदी भाषा में अरबी फारसी और उर्दू के शब्दों का प्रयोग करना छोड़ दें तो हमारी हिंदी भाषा जो है वो बनावटी लगेगी। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत की बनी रही, लेकिन ये नवीनीकरण जो है कुछ पंडितों और आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रही। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है। वो कह रहे हैं भाषा का जो सीधा संबंध है वो प्रयोग से है और जनता से, क्योंकि कोई भी भाषा जब तक जनता तक नहीं बोली जाएगी तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकती और इसका प्रयोग भी जनता को ही करना है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही, अब वो कह रहे हैं अगर नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें, अगर जहाँ वो बने वहीं पर पड़े रहें तो उनका प्रयोग नहीं किया जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य से कुठाराघात होगा, तो उन शब्दों का कोई भी उद्देश्य नहीं रह जाएगा। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषित की गई माध्यम है। वो कह रहे हैं इसलिए यूरोपीय देशों में कुछ माध्यम प्रेषित किए गए जैसे श्रव्य दृश्य, श्रव्य अर्थात सुनने वाले और दृश्य विधान अर्थात देखने वाले, अर्थात एक ऐसी चीज़ जैसे कि टीवी है जिसमें हम देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। वैज्ञानिक कथा साहित्य आदि। हमारी भाषा भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कथा साहित्य प्राय नहीं के बराबर है, अर्थात जो कहानियाँ हैं वो नहीं के बराबर हैं। किसी भी नए विधान की सफलता अंततः जनता की सम्मति और असम्मति के आधार पर निर्भर करती है। वो कह रहे हैं किसी भी नियम की जो सफलता है वो जनता अगर उसे स्वीकार करेगी तो वो सफल होगा, अगर अस्वीकार करेगी तो वो सफल नहीं हो सकता। और जनता की इस चेतना को उजागर करने का उत्तरदायित्व शिक्षित समुदाय एवं सरकार का होना चाहिए और जनता को इसके बारे में बताने का जो उत्तरदायित्व है वो शिक्षित समुदाय अर्थात जो शिक्षित समुदाय है उसका और सरकार का है। भाषा में आधुनिकता लाने के लिए व्यवहारिक भाषा के स्वरूप का मानवीकरण करने के साथ साथ लिपि संबंधी सुधार की आवश्यक है। वो कह रहे हैं जो भाषा है उसको आधुनिक बनाने के लिए मैं व्यवहारिक भाषा के साथ साथ उसके मानकीकरण अर्थात जो उसके मानक हैं नियम के साथ साथ जो है लिपि अर्थात भाषा में सुधार की भी आवश्यकता है। भाषा के प्रयोग और उपयोग के साथ इन समस्याओं का समाधान जुड़ा है। वो कह रहे हैं भाषा का जितना प्रयोग और उपयोग किया जाएगा तभी ये इस समस्या से हम बच सकते हैं। संक्षेप में नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यावहारिकता भाषा प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता कर। वो कह रहे हैं अगर हम छोटे शब्दों में कहें तो नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीति अर्थात नियम के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यावहारिक प्रदानता करना ही भाषा की आधुनिकता है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मास से भाषा का विकास नहीं होता। वो कह रहे हैं दूसरे शब्दों में हम कह रहे हैं कि जो आधुनिक युग की विचारधाराओं के अनुरूप हम नए शब्द बना दें तो वो विकास नहीं है, वरन नए परिभाषित शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा के, जबकि भाषा को हमें व्यवहार में कोई भी भाषा तभी आधुनिक बनेगी जबकि या कोई शब्द उसमें तभी जोड़ पाएंगे जब तक कि हम उसको व्यवहार में न ले आए अर्थात अपने प्रयोग में न ले आए। और ये भाषा का प्राण तत्व है अर्थात यही इसके प्राण हैं। नए शब्द और नए प्रयोगों का पाठ्य पुस्तकों से लेकर साहित्यिक पुस्तकों एवं शिक्षित व्यक्तियों से लेकर अशिक्षित व्यक्तियों तक के सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। वो कह रहे हैं जो नए शब्द हैं उनका प्रयोग पाठ्य पुस्तक, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, जो साहित्य पुस्तक हैं और जो शिक्षित व्यक्ति हैं और जो अशिक्षित व्यक्ति हैं उनके जितने भी कार्यकलाप हैं अर्थात उनके जितने भी कार्य हैं
उनमें इसका प्रयोग होना आवश्यक है। और जब वो प्रयोग होना शुरू हो जाएगा तो हमारी भाषा का विकास भी शुरू हो जाएगा। इस तरह हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयुक्त कर सकेंगे तब भाषा अपने आप आधुनिक हो जाएगी। वो कह रहे हैं जब हम भाषा के अपने जीवन में प्रत्येक आवश्यकता में हम इसके प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो भाषा स्वयं ही आधुनिक हो जाएगी। तो देखें ये चैप्टर संपूर्ण हो गया, इसका एक हम गद्यांश करा देते हैं। तो सबसे पहले गद्यांश करने से पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो जैसे पूछेगा, मान लिया पूछ रहा है गद्यांश, उपयुक्त गद्यांश का अगर संदर्भ पूछ रहा है तो हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भाषा और आधुनिकता से लिया गया है और इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। तब ऐसे लिखेंगे। और पूछा है उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए, तो लिख देंगे लेखक लिख के लेखक का नाम लिख देंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और पाठ का नाम लिख देंगे भाषा और आधुनिकता, या ऐसे लिख देंगे उपयुक्त गद्यांश के लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है और इसके और पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता है। रमणीयता और नित्य नूतनता किस प्रकार अन्य आश्रित हैं। तो रमणीयता अर्थात सुंदरता और नित्य नूतनता अर्थात नयापन किस प्रकार अन्य आश्रित है। तो कह रहे हैं कि रमणीयता के अभाव में कोई, वो कह रहे हैं किस प्रकार से एक दूसरे पर आश्रित हैं। देखो रमणीयता सुंदरता तभी आएगी जब उसमें नयापन आएगा, और नयापन जब आएगा तो सुंदरता आएगी, और सुंदरता आएगी तो जो है भाषा भी हमें नहीं लगने शुरू हो जाती है। तो इसीलिए जो है लेखक ने कहा है रमणीयता और नित्य नूतनता अन्य आश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि को प्रमाणिक सूचित करती है। तो हम कह सकते हैं रमणीयता और नित्य नूतनता एक दूसरे पर अन्य आश्रित हैं, क्योंकि नित्य नूतनता किसी चीज़ की नित्य नूतनता ही उस चीज़ में रमणीयता लाती है अर्थात सुंदरता लाती है, और सुंदरता से ही उसमें लगातार नयापन आना शुरू हो जाता है। इसलिए ये एक दूसरे पर अन्य आश्रित हैं। दूसरा, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है। तो किस बात पर बल दिया है, तो लेखक ने नित्य नूतनता पर बल दिया है, और यह हमें कह सकते हैं नित्य नूतनता और रमणीयता पर बल दिया है, दोनों को भी हम कह सकते हैं। देखें अगला, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। अच्छा, लेखक ने किसे अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना है। तो अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम क्या है, भाषा है। तो देखो होगा इसमें शैलियों चलने वाली भाषा जन चेतना को गति देने में असमर्थ है। भाषा समूचे युग में चेतना को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। हो गया। आगे देखें, गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अर्थात जिस पर लाइन खिंची हुई है। तो देखें, भाषा समूची युग चेतना के अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। वो कह रहे हैं वो जो पूरा युग है, समाज है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए हमें भाषा की जरूरत पड़ती है, और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्पित कर सकता है जब वह अपनी युगानुकूल सही मुहावरों को बना सके। तो हम लिख सकते हैं कोई भाषा तभी सशक्त अर्थात मजबूत हो सकती है जब वो अपने युग के अनुकूल अर्थात युगों में परिवर्तन के साथ साथ उस युग के मुहावरों को और शब्दों को ग्रहण कर सकेगी, तो वह अपने आप ही जो है सशक्त बन जाएगी। आगे देखें, सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है। तो देखें दूसरी लाइन में, नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाणिकता को सूचित करती है। तो उत्तर लिख देंगे सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण नित्य नूतनता है। अगला, किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता। तो देखें इसी में होगा तीसरी लाइन में, सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ सकता। तो ऐसे लिख देंगे सड़ी गली मान्यताओं के साथ जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ सकता। रमणीयता और उद्दिष्ट शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो रमणीयता का अर्थ होता है सुंदरता, और उद्दिष्ट का अर्थ होता है किसी चीज़ का उद्देश्य रखने वाला या वाली। तो इस तरह से हमारे गद्यांश हो गया। आप सभी से अनुरोध है और बड़ा विनम्र निवेदन है आपसे कि आप हमारे चैनल को जो है लाइक कर दें और साथ साथ में सब्सक्राइब कर दें, और अपने जो आपके जो दोस्त हैं उनके पास भी इसको शेयर कर दें। धन्यवाद।